सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्निंग ओसिटी। तो जैसे कि हम लोग ने आपसे वादा किया था कि हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये रहा हमारा पहला वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर रहेंगे आपको स्क्रीन पर एनिमेटेड रहेंगे, उसको मैं समझा दूंगा, और जो छोटे छोटे आंसर रहेंगे उसको मैं आपको समझा के लिखा के बताऊंगा। तो हम लोग पहला करते हैं एमसीक्यू। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन। तो पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यूज। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड कंटेन मॉलिक्यूल एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं और बोला इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो आप मुझे बताइए मॉलिक्यूल्स किसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बहुत सिंपल है। तो पहले का ऑप्शन क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड कंटेन्स मॉलिक्यूल एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हम लोग को बताना इनमें से ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स नाम ही सजेस्ट करता है कि इन लोग कहाँ के होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड टाइप के होंगे। तो पहले का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम कंटेन 4 ब्रेविस लैटिस। तो जैसे कि आप सबने पढ़ा था ब्रेविस लैटिस क्या होता है, कि हम लोग के पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल सब होते हैं। तो सबका अपना अपना यूनिट सेल होता है। तो इन लोग ने क्या पूछा, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके पास 4 यूनिट सेल है, मतलब 4 ब्रेविस लैटिस है। तो आपको याद होगा ऑर्थोरोम्बिक। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड का आंसर क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड हमको क्या दिया हुआ है, एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय। मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने चीजों से सराउंडेड होता है। तो इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, वो वॉइड जो कि मान लो अगर मैं एक लेयर बना रहा हूँ HCP का, तो यहाँ पे हो गया और उसके 3 स्फीयर से एक ट्रायंगुलर वॉइड बनता है 2 डायमेंशन में, और उसी ट्रायंगुलर वॉइड को एक ऊपर से दूसरे लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड घेर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 स्फीयर, मतलब 6 स्फीयर से गिरा होता है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 स्फीयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमरफस सॉलिड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अमरफस सॉलिड है। तो ऑप्शन ए दिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपको पता आयनिक सॉलिड है। मैग्नीशियम मेटेलिक सॉलिड, टार इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्या है वो अमरफस सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा, टार। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है, अ पेयर्ड कैटायन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड। आप देखो इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया हुआ है। इन लोग को पूछने का मतलब क्या है कि डिफेक्ट बताना है हम लोग को, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें अ पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज निकल जाता है उसमें से, सॉलिड में से। तो वो कौन सा है, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या आएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, द यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैज एटम एट 8 कॉर्नर। मतलब अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाऊं, मान लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनेगा, एक क्यूब हो गया, ये अपना क्या हो गया, क्यूब। उसके 8 कॉर्नर पे, इधर, हियर, 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 हियर एंड हियर, 8 कॉर्नर पे एटम्स होते हैं। तो इन लोग क्या पूछे, हैंस नंबर ऑफ एटम इन एन यूनिट सेल। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो हम लोग को पता है कि एक एटम 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं मैं, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और 8 कॉर्नर होते हैं। तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम, 1 एटम इज प्रेजेंट। तो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म्ड बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इज। मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल का स्पेस ऑक्यूपाइड रहता है वो कितना होता है। इनडायरेक्टली इन लोग क्या पूछ रहे हैं, किसका, सिंपल, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का इन लोग पूछ रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो आप लोग ने बकायदा उसको याद किया है कि 52.36 होता है, जो कि इसमें ऑप्शन दिया है 52.4, तो हम लोग वो टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, 52.4%। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है,
द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर इन एससीपी लैटिस इन 3 डायमेंशन इज, मतलब एससीपी लैटिस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक स्फीयर का वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। अगर कोई भी लैटिस फॉर्म होता है, उसका पैकिंग होता है, तो एक स्फीयर को आजू बाजू से कितने स्फीयर ने टच किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इन लोग ने क्या पूछा है कि एचसीपी लैटिस में उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो एचसीपी लैटिस आपको पता होगा, जैसे कि एक स्फीयर है, 6 उसके लेयर में, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 3 9 और 3 12, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई, मतलब एक कंपाउंड है जो किससे बना है, एक्स से बना है और वाई से बना है, ठीक है। एंड क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो लैटिस बनेगा कौन सा बनेगा, बॉडी सेंटर्ड बनेगा। एटम ऑफ एक्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, मतलब अगर मान लो ये बॉडी सेंटर बना दिया तो एक्स खाली कहाँ पे, कॉर्नर्स पे है, हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट है। एटम ऑफ वाई प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब वाई कहाँ पे, खाली सेंटर पे है। तो आप क्या पूछा है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, बहुत सिंपल है। मुझे आप बताओ कि अभी मैंने क्या निकाला, 1/8 1/8 1/8, टोटल मिला के एक एटम हो गया, मतलब x कितना हो गया, x1 हो गया। y तो सिंपली 1 ही होता है, तो 1, तो x1 y1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा xy। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज दिस द रेडियस ऑफ एन एटम। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को ध्यान क्या देना है, क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, बीसीसी। बीसीसी में हम लोग को क्या दिया है, एज लेंथ ए कितना दिया हुआ है, वो 4.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और पूछा क्या हुआ है, रेडियस। सिंपल है कि नहीं। आप मुझे जरा बताइए r इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 टाइम्स ऑफ ए। हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, √3/4 टाइम्स ऑफ ए, क्या है अपना, ए है 4.3 इंटू 10⁻⁻8। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1.86 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। इजी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो आइए अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो हम क्या देखने वाले, VSA, वेरी शॉर्ट आंसर विच कैरीज 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। तो हम देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, राइट द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन फ्रैंकेल इफेक्ट। अब मुझे सबसे पहले आप बताइए फ्रैंकेल इफेक्ट होता क्या है, बस सही बताया आप। फ्रैंकेल इफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन अपने ही लैटिस में एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो अगर मैं एक ही घर में कहीं पे घूम रहा हूँ, वॉल्यूम और मास क्या है, फिक्स, तो डेंसिटी क्या होगा, अनचेंज्ड। सही बोले आप। क्या आएगा, डेंसिटी, डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, नेम द ब्रेविस्ट लैटिस इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक ही हो, कौन सा है, सिंपल, सिर्फ क्या है, सिंपल, सेकंड वाला। तो ट्राइक्लिनिक में कौन सा आता है, सिर्फ प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट आर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो उसका मैं आपको लिखाना चाहता हूं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखाऊंगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या है, द substances which do not have unpaired electrons and are weakly repelled by magnetic field। ऐसे सब्सटेंस जिसके पास खुद के कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, और उन लोग क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, गिव वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ HCP एंड CCP क्रिस्टल लैटिस। मतलब HCP और CCP में जो कॉमन चीज है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं क्या लिखूंगा, बोथ हैव सेम कोऑर्डिनेशन चलो
फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। तो सबसे पहले बात किसकी की गई है? एफसीसी की। तो एफसीसी का क्या रिलेशन है? R इज इक्वल टू A/2√2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। बहुत सिंपल है। बीसीसी यूनिट सेल का डायग्राम कैसे बनाने का? आप क्या कर लो, एक स्क्वायर बना लो, मतलब आप एक क्यूब बना लो। सिंपली मैं बोलूँ तो एक क्यूब बना लो, बना लिया। उसके कॉर्नर्स पे, हर एक कॉर्नर्स पे क्या दे दो? एक एक आइटम दे दो। ये अपना क्या बन गया? सिंपल। और सिंपल को ही हम लोग बीसीसी कैसे बनाएंगे? बस सेंटर में एक आइटम रख दो, क्या बन गया? बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड इफ द नंबर ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल इज n/2। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि अगर एटम्स क्या हो n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2n। तो हियर नंबर ऑफ एटम कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n/2। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n/2 इज इक्वल टू n। ये हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? गिव द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी लैटिस। तो सबसे पहले बीसीसी लैटिस के लिए मुझे बताइए कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? पैकिंग एफिशिएंसी होता है इसका 68%। तो 100 में से 68% भरा हुआ है, तो खाली कितना है? तो एम्प्टी स्पेस कितना हो गया? एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 32%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो डेटा है थोड़ा डिबेटेबल है, तो उसको हम लोग छोड़ते हैं, उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक हम लोग क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड इफ 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग एससीपी स्ट्रक्चर। मतलब हम लोग को कंपाउंड का मोल, मतलब 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड, अगर किसी भी चीज का 0.5 मतलब आधा मोल है, तो मतलब कितना हो गया? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अगर हम लोग इसको रेफरेंस ले लें, n बोल दे, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जितना पार्टिकल्स उतने n मतलब क्या हो जाएगा? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ये होगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर्स टाइप 1। तो आइए अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर्स के टाइप 1। तो हम लोग को क्या देखना है? शॉर्ट आंसर्स के टाइप 1। ये कितना मार्क्स कैरी करता है? 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड। तो बहुत सिंपल है, आपने किया भी होगा। तो क्या है? अमरफस सॉलिड के 4 पॉइंट लिख दो क्योंकि 2 मार्क्स के हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पॉइंट लिख दो। तो मैं आपको शॉर्ट में लिखाने वाला हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका नोट्स। तो पहला पॉइंट हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि दे हैव शॉर्ट रेंज्ड ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। मतलब उन लोगों का जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है खाली शॉर्ट रेंज के लिए होता है। दूसरा चीज इन लोगों का प्रॉपर्टी, दे मेल्ट्स एट इंटरवल ऑफ टेम्परेचर। तीसरा चीज इसका क्या रहेगा कि इन लोगों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक, मतलब हर एक डायरेक्शन में इनके प्रॉपर्टीज अगर मेजर करें तो सेम होते हैं। और लास्ट में इन लोग के क्या एग्जांपल लिख दे हम लोग? टार, रबर, प्लास्टिक एंड एक्सेट्रा। और अगर हम लोग इसके विपरीत इसका लिखे, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, their melting point and boiling point are sharp। या तो हम लोग बोल सकते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर लोग मेल्ट या बॉईल हो जाते हैं।
फिर ये लोग कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक, मतलब हर एक डायरेक्शन में इनके प्रॉपर्टी सेम नहीं होते। और लास्ट में इनके एग्जांपल लिखना चाहे तो बहुत सारे, पीवीएस, एमजी, MgF2, SO2 and SiO2, so and so on, so and so on। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड। मतलब हम लोग को 4 सॉलिड दिया, हम लोग को बताना कौन सा मेटेलिक, कोवेलेंट, आयनिक और मॉलिक्यूलर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्या दिया हुआ है, पीबी। पीबी क्या है, मेटल, तो ये क्या होगा, मेटेलिक सॉलिड। सेकंड क्या दिया हुआ है, MgF2। MgF2 क्या है, कैटायन, एनायन, तो ये क्या हो गया, आयनिक सॉलिड। थर्ड क्या दिया हुआ है, SO2। SO2 क्या हो जाएगा हम लोग का, बोलो, मॉलिक्यूलर सॉलिड। फोर्थ क्या दिया हुआ है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज हम लोग का SiO2 होता है, क्या हो जाएगा हम लोग का, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट सेल। अब मुझे जरा बताइए FCC यूनिट सेल होता क्या है। FCC यूनिट में आपको शॉर्ट में बताना हूँ, आप एनिमेशन अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। FCC यूनिट सेल में आपको क्या मिलेगा, एटम्स एट कॉर्नर और एटम्स एट फेसेस। तो कंट्रीब्यूशन कैसा आएगा, एटम्स एट कॉर्नर, मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, प्लस एटम्स एट फेसेस। तो 1/8 कंट्रीब्यूशन रहता है, कॉर्नर वाले का 8 कॉर्नर होते हैं, 1/2 कंट्रीब्यूशन और 6 फेस होते हैं। तो 3 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, तो 1 + 3 = 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल। आपको अच्छे से दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन विद डायग्राम व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट को मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, आपको अपने स्क्रीन पे लॉन्ग आंसर दिख रहा होगा। तो डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम 1 2 3 4 5, ये बन गया अपना नॉर्मल सा। फिर यहाँ से भर दो, एक खाली कर दो, पूरा भर दो। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, वैकेंसी। ये क्या हो गया, वैकेंसी हो गया। ये भी क्या हो गया, वैकेंसी हो गया। तो इसके हम लोग नॉर्मल से, मैं शॉर्ट में आपको 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ खाली, उस टाइम पे सम एटम्स क्या होते हैं, मिसिंग। सम एटम्स मिसिंग, वो जो मिसिंग एटम होते हैं उन लोग क्या बना देते हैं, वैकेंसी। उन लोग क्या बना देते हैं, वैकेंसी। और ये किसकी वजह से हो सकता है, ये किसकी वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू हीटिंग की वजह से भी चीज हो सकता है। तो यही, इसी चीज को मैंने आपको लॉन्ग में बताया, बस मैंने आपको उसको की पॉइंट्स पे शॉर्ट में बता दिया है। अब देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.3 ग्राम ऑफ स्पीसीज हैविंग डेंसिटी दिस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। मतलब हम लोग को यहाँ पे 3 चीज दिया हुआ है। आपने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ एटम, या तो x ग्राम ऑफ मेटल। x ग्राम ऑफ मेटल में कितने यूनिट सेल होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x/ρA³। तो हम लोग को यहाँ पे x को क्या दिया हुआ है, 0.3 ग्राम, डेंसिटी क्या दिया है, 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ है कितना दिया हुआ है हम लोग को, एज लेंथ इज गिवन एज 3.25 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सिंपल है, फॉर्मूला रखना है बस। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू x क्या है अपना, x/ρA³ रख देंगे इधर। x क्या है 0.3, रो क्या है अपना, रो इज गिवन एज 8.5 और एक क्यूब की जगह पे 3.25 × 10⁻⁻8 का क्यूब। हम इसको लॉग लगाएंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलने वाला है, 1.03 × 10⁻21 यूनिट सेल्स। इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल इसमें प्रेजेंट रहने वाले हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अ कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि कंपाउंड क्या दिया हुआ है, BCC, मतलब BCC बेस बॉडी सेंटर्ड है। व्हाट इज द यूनिट सेल एज लेंथ, मतलब क्या पूछा हम लोग को, ए पूछा है, दिया क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है D,
वो कितना दिया 120 पिकोमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितना मिल जाएगा अपने को, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस को हम लोग आर बोलते हैं, d/2, डी कितना है 120/2 इज इक्वल टू 60 पिकोमीटर मिल गया। अब मुझे बताइए फॉर बीसीसी आर इज इक्वल टू √3/4 टाइम्स ऑफ ए, देयरफॉर ए क्या हो जाएगा अपना 4r/√3, है कि नहीं, 4r/√3, तो 4 इंटू आर क्या है 60/√3। इसको हम रखेंगे तो फाइनली हमको आंसर क्या मिलने वाला है 138.6 पिकोमीटर। तो अब हम देखते हैं वीएसए शॉर्ट आंसर्स के टाइप 2 वाले क्वेश्चन। तो आइए अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर्स के टाइप 2। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स कौन से वाले, टाइप 2। उसमें कितना रहेगा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो उसका पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी लैटिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे इसका डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन है। पहले सबसे पहले क्या बना लो, एक बीसीसी का डायग्राम बना लो। डायग्राम बन गया, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, और हम लोग इन सबको जोड़ देंगे, फिर इसको सेंटर बोलेंगे, फिर ये 4r हो जाएगा ये टोटल, और इसको अगर हम लोग a बोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका आपको पूरा डेरिवेशन दिख रहा होगा इस पे, ये √3a हो जाएगा। तो √3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r, तो रिलेशन क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू √3/4 टाइम्स ऑफ a, ये रिलेशन आ गया। अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर वो कितना आ जाएगा 4/3 πr³। r की जगह पे फिर ये वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 4/3 πr की जगह क्या रखेंगे √3/4 टाइम्स ऑफ a का क्यूब, फिर हम लोग को क्या मिलेगा √3a, एक सेकेंड, हाँ क्या मिलेगा हम लोग को √3a, एक सेकेंड रुकिए, क्या मिलेगा √3a √3 πa³/16 हम लोग को मिल गया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्यों निकालेंगे कि बीसीसी में सिर्फ एक नहीं 2 आइटम्स होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 πa³/16, तो फिर ये कट जाएगा, फिर हो जाएगा √3 πa, मैं आपको रफली बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी, वो क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं अपने √3 πa³/8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये है 100, इसको रखने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 68%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी क्या हो गया 68%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या पूछा गया है, इन केस ऑफ एससीपी स्ट्रक्चर हाउ आर स्फीयर्स इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेयर्स आर अरेंज्ड। मतलब आप उसका आंसर तो देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि 1 डायमेंशन में क्या होता है। देखो 1 डायमेंशन में हम लोग स्फीयर्स को एक साथ ऐसा अटैच करके रख देते हैं, फिर सेकंड डायमेंशन में 1 डायमेंशन में ऐसे करके पूरा एक लेयर बन गया। तो जब सेकंड डायमेंशन में हम लोग क्या रखते हैं, इसके जो डिप्रेशंस होते हैं इसमें हम लोग भरते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ कैसे होता है। तो हम लोग इसके डिप्रेशंस में रख दिए, इसको डिप्रेशंस में रखने के बाद ये पहला लेयर बन गया। अब दूसरा लेयर मुझे बनाना है, मैं क्या करूंगा, जो ट्रायंगुलर वॉइड्स दिख रहे हैं ना आपको डिप्रेशंस, इसको मैं क्या करूंगा फिल करूंगा ऐसा इस टाइप में। उसको आप देख रहे होंगे अपने आंसर में स्क्रीन पे, सेम चीज मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और जब मुझे थर्ड लेयर बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मान लो इसको अगर मैं ए बोलता हूँ इसको बी, तो सेम जैसा मैंने ए रखा है वैसा ही उसको रख दूंगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे ए। तो फाइनली हम लोग को मिलेगा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो एससीपी में क्या होता है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर कैसे अरेंज होता है हम लोग ने आप देख लिया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन लोग ने क्या बोल के रखा है, अ सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला ध्यान देने वाली बात क्या है कि एफसीसी, जहां पे वर्ड आ गया आप पहले तो नोट कर लीजिए एफसीसी, आपका सोल्यूशन तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एफसीसी स्ट्रक्चर द यूनिट सेल एज लेंथ इज इक्वल टू दिस, मतलब यूनिट सेल का एज लेंथ कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 367.8 पिकोमीटर। पहला इन्फॉर्मेशन लिखने का आदत रखिए। फिर सेकंड क्या दिया, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस,
और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी इज गिवन एज 21.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या बोला है, मोलार मास फाइंड करने को। तो मोलार मास फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, रो ए क्यूब Na/n। रो डेंसिटी, ए क्या है अपना एज लेंथ, एन एवोगैड्रो नंबर, एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो एफसीसी के लिए एन का वैल्यू कितना होगा 4, अभी हम लोग ने देखा था 21.5, ये मतलब 367.8 का क्यूब, एन मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 4। तो अब मैं सारे चीज को लॉग लगाऊंगा और कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर जो मिलने वाला है वो मिलेगा 161 ग्राम पर मोल। तो ये क्या मिलेगा मुझे, मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, द यूनिट सेल ऑफ सोडियम इज BCC। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोला कि आप लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, BCC दिया हुआ है एंड डेंसिटी इज दिस। तो रो का वैल्यू कितना दिया है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड चीज क्या दिया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सोडियम एटम इफ द मोलर मास ऑफ Na इज दिस। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, रेडियस पूछा है और मोलर मास कितना दिया है हम लोग को, यहाँ पे दिया हुआ है मोलर मास 23 ग्राम पर मोल। तो अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा, मोलर मास इज इक्वल टू रो ए क्यूब Na/n। अभी आपने देखा तो आप अपने स्क्रीन पे उसका पूरा सोल्यूशन देख रहे होंगे, तो मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसका कैसे आएगा, तो यहाँ से अगर मैं इसको रीअरेंज करना चाहूँ तो रीअरेंज करने के लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, ए क्यूब का वैल्यू निकालूंगा। ए क्यूब क्या आएगा mn/रो Na, क्या आएगा mn/रो Na। तो मैं वैल्यू रखूँगा, m कितना है अपना 23, ए कितना है अपना 2, फिर ये कितना आ गया 0.97, Na क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस सारी चीज़ों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा 76.2 इंटू 10 टू द पावर -24। ए क्यूब का वैल्यू मिला, फिर मैं क्यूब रूट लूँगा तो ए का वैल्यू मुझे कितना आएगा 4.24 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ये मुझे क्या मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इस एज लेंथ के वैल्यू से क्या निकालूंगा, रेडियस। वो कैसे निकलेगा, फॉर BCC हम लोग को पता है, फॉर BCC R इज इक्वल टू √3/4 टाइम्स ऑफ ए। तो √3/4 टाइम्स ऑफ ए क्या है अपना 4.24 इंटू 10 टू द पावर -8। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 1.86 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ये अपना आ गया रेडियस ऑफ सोडियम एटम। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हाउ आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का सिर्फ क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल है, वो आप स्क्रीन पे तो आंसर देख रहे होंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सेकेंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड थर्ड डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैलेंसीज। फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन विद डायग्राम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो हम लोग को इसको समझाने को बोला डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे टॉपिक का हेडिंग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो उसका पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, NiO का क्रिस्टल, Ni2 प्लस O2 माइनस Ni2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस Ni2 प्लस 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 O2 माइनस Ni2 प्लस। तो ये बन गया, हम क्या करते हैं 3 Ni2 प्लस को निकाल देते हैं यहाँ से और यहाँ से 3 Ni2 प्लस हम लोग ने निकाल दिया। इसके जगह पे हम क्या करते हैं 2 Ni3 प्लस यहाँ पे और यहाँ पे 2 Ni3 प्लस आ जाएंगे। तो चार्ज कम्प्लीट हो गया, यहाँ से 6 प्लस चार्ज गया, 6 प्लस चार्ज आ गया, पर ये तो जगह खाली रह गया, ये क्या हो गया वेकेंट स्पेस। तो ये क्या हो गया मेटल का डेफिशिएंसी। तो मैंने इसमें क्या लिखा है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल होते हैं उन लोग चले जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल चले जाते हैं। तो डेफिशिएंसी किसका होता है,
वो मेटल का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर स्मॉल होता है। तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या पूछा है, एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल ईच द डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे आंसर देख रहे होंगे। आप एक काम कीजिए, जो भी आंसर आपको दिखता है ना स्क्रीन पे, आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ, बाद में आप जाके खुद पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। जब आपका दिमाग खुद ही काम करेगा तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं बता देता हूँ डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जैसे कि आंसर में लिखा होगा, द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो और वीकली रिपेल उन लोग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो एग्जांपल है वो आपको सिंपल सा NaCl ले लो, एक ही बोला है। फिर हम लोग देखते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक उसका मैंने क्या लिखा है, द सब्सटेंस विच हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो थोड़े अमाउंट में उनके पास क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उनका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है और लोग दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया उसका आंसर। और एग्जांपल में आप सिंपल सा एक बहुत फेमस एग्जांपल है उसका, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ये ले लो। फिर फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंसेस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। और उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल कोई भी ले लो, आप ले लो निकल या कोबाल्ट ही लिख लो। तो अपना यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप 2 खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर्स। तो अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमको कम से कम 8 पॉइंट लिखने होते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, आपको स्क्रीन पे आंसर दिखेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको उसके कीवर्ड्स, की पॉइंट समझा दूंगा, जिसको आप याद रख के पूरा आंसर याद रख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है, व्हाट आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। मतलब नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का क्या हम लोग को देना है, डेफिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं लॉन्ग आंसर का, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। ये कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, ऐसे डिफेक्ट जिनमें रेशियो ऑफ वन नंबर ऑफ एटम टू अनदर नंबर ऑफ एटम चेंज हो जाता है एज रिप्रेजेंटेड इन केमिकल फॉर्मूला। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं शॉर्ट में, रेशियो ऑफ वन टाइप ऑफ एटम टू अनदर टाइप चेंजेस, टू अनदर टाइप चेंजेस, चेंज हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। फिर आगे बोला है एक्सप्लेन विद अ डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। इसके हम क्या कर देंगे, 3 क्लासिफिकेशन दे देंगे, मेटल डेफिशिएंसी, मेटल एक्सेस और डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैलेंसीज। फिर हम लोग सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर समझाएंगे। क्या समझाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। तो स्क्रीन पे आपको पूरा आंसर दिख रहा है, उसका मैं आपको खाली शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव हो। तो एफ सेंटर बनता कैसे, इसका बहुत प्यारा से मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो हम इसके लिए क्रिस्टल एज्यूम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, NaCl का क्रिस्टल है। तो यहाँ क्या होगा, मान लिया Na प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये पूरा क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, जब हम इस सोडियम के NaCl के क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं, NaCl के क्रिस्टल को हम लोग हीट करते हैं। जो सोडियम एटम होते हैं ना इसमें से, वो डिफ्यूज होके क्या आते हैं, क्रिस्टल के सरफेस पे आ जाते हैं। सोडियम एटम कहाँ पे आ जाते हैं, इसके सरफेस पे आते हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो Cl माइनस, यहाँ पे जो आपको ये Cl माइनस दिख रहे हैं ना, इन लोग भी उसके साथ जाके कूद जाते हैं ऊपर। तो इसके कूदने की वजह से क्या होता है कि इसके सरफेस पे Na भी आ गया और यहाँ पे Cl माइनस भी आ गया। तो एक रिएक्शन कर लेते हैं इन लोग, क्या बना देते हैं, NaCl, और एक इलेक्ट्रॉन तो लावारिस बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन लावारिस से जो है ये फिर से अपनी माँ की जगह पे चला जाता है। इसकी माँ कौन थी, Cl माइनस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आ गया, और जहाँ उस पोजीशन जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एफ सेंटर। और यही एफ सेंटर होने की वजह से कोई भी आइटम को जब हम लोग हीट करते हैं क्रिस्टल को, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की वजह से इसको क्या मिलता है, कलर इंपार्ट होता है। तो येलो कलर ऑफ NaCl इज ड्यू टू द एफ सेंटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है,
गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट। तो स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट का सिर्फ क्या देना है, क्लासिफिकेशन। आप अपने स्क्रीन पे तो देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ। स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, आप मुझे बताइए। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, फिर सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर शॉर्टकी डिफेक्ट, फिर फ्रेंकेल डिफेक्ट। मैं आपको शॉर्ट में इसके लिए लिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में भी फिट हो। फिर देखते हैं क्या बोला आगे, व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है, तो मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी, सब्स्टिट्यूट मतलब एक बंदा आएगा और दूसरा बंदा जाएगा। इंप्योरिटी मतलब जब फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाते हैं क्रिस्टल में और उस फॉरेन पार्टिकल के प्लेस पे एक पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। आप सेम चीज को इंग्लिश में अपने आंसर में देख रहे होंगे। तो अब क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, द डिफेक्ट इन विच अ फॉरेन पार्टिकल एंटर द क्रिस्टल एंड उसके जगह पे क्या पार्टिकल रिप्लेस हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो लिखाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप स्क्रीन पे आंसर देख रहे हैं। फिर क्या बोला, एक्सप्लेन सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल एंड वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट आयन, जो कि किसका, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का क्या है, एग्जांपल। तो सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल, इसको मैं पहले समझाता हूं। सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल, मैं सिर्फ समझाऊंगा, आपको आंसर दिख रहा है अपने स्क्रीन पे। तो मान लीजिए जैसे कॉपर का क्रिस्टल है, कॉपर जिंक सॉल्यूशन अपने में एग्जांपल है। तो कॉपर का पूरा क्रिस्टल था, फिर हम लोग ने इसको हीट किया और ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, कुछ कॉपर आयन यहाँ से निकल गए। मान लीजिए कॉपर निकल गया, ये कॉपर निकल गया, इसके जगह पे क्या आ गया, जिंक एटम आ गया। ये क्या आ गया, जिंक एटम आ गया, और ये क्या था पहले, कॉपर। तो बस सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या हुआ, एक कॉपर के जगह पे कॉपर निकला मेल्ट होने की वजह से और जिंक आके बैठ गया। इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल का एग्जांपल। और फिर अगर मैं दूं वैकेंसी ड्यू टू एलियोवेलेंट आयंस, एलियोवेलेंट आयंस, एलियोवेलेंट मतलब क्या, ऐसा आयन जिसकी वैलेंसी होस्ट आयन से अलग हो। तो इसको अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ, यहाँ पे समझाऊंगा मैं इसको कि जैसे कि मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल था, तो यहाँ पे Na प्लस था, Cl माइनस था, Na प्लस था, Cl माइनस था, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, तो ऐसा था। तो मैं क्या बोलूँगा, दो Na प्लस को निकाल दो और एक क्या डाल दो, स्ट्रोंशियम 2 प्लस। तो मुझे बताइए उसका चार्ज तो एकोमोडेट हो गया, पर ये क्या कर दिया, इसने वैकेंसी खाली करवा दिया। किसने करा दिया, इस स्ट्रोंशियम ने, इस होस्ट आयन, इस बाहर के आयन ने, एलियोवेलेंट आयन ने क्या किया कि अपने होस्ट आयन के जगह पे आके जगह ले लिया, पर एक वैकेंसी खाली हो गया। तो ये क्या है, वैकेंसी ड्यू टू एलियोवेलेंट आयंस। तो आप उसका आंसर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने स्क्रीन पे तो देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या पूछा गया है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ द यूनिट सेल एच। सिंपल, आप मुझे सबसे पहले बताइए, डेंसिटी रो होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं मानता हूं कि एक पार्टिकल यूनिट सेल में जो है उसका मास स्मॉल m है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो टोटल मास m इंटू n, वॉल्यूम कितना होगा उसका, a क्यूब, अगर h लेंथ होगा। तो हो गया डेंसिटी हो गया अपना। तो यहाँ से अगर मैं m का फॉर्मूला निकालू तो क्या आएगा, रो a क्यूब बाई n, रो a क्यूब बाई n। फिर मुझे जरा बताइए कि अगर मोलार मास किसी चीज का निकालो क्या होता है, मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो फिर मैं यहां से अगर दोनों मास का वैल्यू निकालू तो कितना आएगा, m, मास का वैल्यू क्या आएगा, m बाई n। अब यहां से मैं दोनों चीज को अगर इक्वेट करूं तो क्या आएगा, रो a क्यूब बाई n इज इक्वल टू m बाई n। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू रो a क्यूब Na बाई n। क्या होगा, डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन ऑफ यूनिट सेल। अब मुझे जरा बताइए, मुझे क्या देखना है, एक्सप्लेन हाउ यू विल कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं m ग्राम ऑफ मेटल लो तो उसपे कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स। क्यों, मोलर मास में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल। 1 मोल मतलब Na पार्टिकल्स। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में होंगे Na बाई
m पार्टिकल, तो x ग्राम में कितने होंगे Na/m टाइम्स ऑफ x। तो अब मुझे बताइए कि मैं Na है इधर और m का वैल्यू क्या है रो a क्यूब Na/n ऊपर चला जाएगा तो x into n हो जाएगा, तो Na से Na क्या तो xn बाई रो a क्यूब क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए कितने x ग्राम ऑफ मेटल में। और नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, तो मुझे बताइए कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं n पार्टिकल्स, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं n पार्टिकल्स, तो इतने पार्टिकल्स में कितने यूनिट सेल होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1/n। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे आएंगे, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए xn बाय रो a क्यूब को क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/n। तो n से n घटा तो क्या आएगा फाइनली आंसर x बाय रो a क्यूब, इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है आपको वीडियो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और एक बात और, अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगती है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज इसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, आपको वीडियो में क्या कमी लगी या कुछ अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। और अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए। थैंक यू सो मच।